आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। आज का मुद्दा में बात करेंगे मगरबी बंगाल की। जी हां, बंगाल में सियासी बवाल। दरअसल जमहूरियत के जश्न में हर कोई अपनी अपनी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन इस जश्न में कई लोग इसको जंग में तब्दील कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं चौथे मरहले में हुई वोटिंग की, जहां पर आज मगरबी बंगाल के आसनसोल में तशद्दुद सभी ने देखा। आसनसोल में आज बीजेपी टीएमसी कारकुनान के बीच झड़प हो गई और इस दौरान बीजेपी एमपी बाबुल सुप्रियो की गाड़ी पर पथराव भी हुआ। टीएमसी का इल्जाम है कि बाबुल सुप्रियो ने जेमुआ के एक बूथ में हामियों के साथ घुसकर वोटिंग को मुतासिर करने की कोशिश की और इस मामले में टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की है। जेमुआ में इलेक्शन कवरेज के दौरान जी न्यूज की गाड़ी पर भी हमला किया गया। वहीं मगरबी बंगाल के बीरभूम और नदिया में भी तशद्दुद हुआ है। हालांकि ये बात भी और है कि बाबुल सुप्रियो को यहाँ पर इस तरह का जो तमाम तशद्दुद है वो झेलना पड़ा, या फिर वहाँ पर खिलाफ उनके बहुत सारे लोग देखने को मिले, लेकिन साथ ही साथ बाबुल सुप्रियो के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मगर सवाल ये उठता है कि ममता के जो कारकुनान हैं वो सियासी पार्टियों के अलावा मीडिया को भी निशाना क्यों बना रहे हैं, और ऐसे में सवाल कई और भी उठेंगे, जिनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है, जिनसे उनके जवाब जानेंगे। दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा, तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। दीदी देख लेना। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है। आज भी दीदी तुम्हारा बचना मुश्किल है अब, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इन सब के बीच मगरबी बंगाल के अंदर सिर्फ लड़बो ही हो रहा है, क्योंकि आज जिस तरह की जो तस्वीर हमने देखी उससे साफ जाहिर हो गया है कि इस चुनाव के माहौल में, इंतखाब के माहौल के अंदर इसको जश्न की जगह जंग का रुख अख्तियार इसने कर लिया है और हर जगह सिर्फ जंग ही जंग नजर आ रही है। जश्न है, जमहूरियत का ये जश्न है, इसको जश्न की तरह मनाना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। हर कोई अपील कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि अपने हक का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए यहाँ पर बंगाल की, तो यहाँ पर जमहूरियत की जंग नजर आ रही है। और सबसे पहले अपने जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनसे आप सभी का तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं डॉक्टर सीमा सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इसके अलावा अमित रैना जी हैं, रूट्स इन कश्मीर के स्पोक्स पर्सन, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। साथ ही सैयद जिलानी साहब हैं हमारे साथ, लीडर है बीजेपी के, और इसके अलावा विजय कौशिक साहब है, लीडर है कांग्रेस के, ये भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। और साथ ही अनुराग वर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर जाने से पहले सबसे पहले मैं डॉक्टर सीमा सिंह आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज मगरबी बंगाल के अंदर जो तशद्दुद हुआ वो सभी ने देखा, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले हमने बाकी के 3 जो फेज के अंदर इलेक्शन हुए उसके अंदर भी कुछ इस तरह की तस्वीर नजर आई थी। यहाँ पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक झड़प हुई थी, तो क्या लगता है कि बंगाल एक सबसे ज्यादा हाईलाइट जगह हो चुकी है? मगरबी बंगाल सबको, सभी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन मगरबी बंगाल की हर किसी के ऊपर नजर है। देखिए, बंगाल में हाल फिलहाल में जिस तरीके की, ये सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं है, अभी जो पंचायत इलेक्शंस हुए थे वहां पे भी हमने देखा कि बंगाल में किस तरीके से जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते थे पंचायत के, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए पर्चा भी नहीं भरने दिया गया था। और उस समय स्टेट इलेक्शन कमीशन पे भी सीरियस सवाल उठाए गए थे कि टीएमसी किस तरीके से वहां की स्टेट मशीनरी को कंट्रोल करके अपने अलावा वो किसी को आने नहीं देना चाहते। और आपने देखा होगा वो मैटर बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि बंगाल में ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी फेल है। तो यहाँ पे एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी को हिंसा का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने एक शायद एक्सपेरिमेंट बंगाल में किया था पंचायत चुनाव में, जिसमें उनको लगा कि काफी हद तक सक्सेसफुल रही हैं। इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तेजी से वहां पे अपना एक जनाधार बढ़ाया है। और वहां पे अगर आप जिस तरीके की प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में आप जिस तरीके की भीड़ को देखते हैं, और ममता बनर्जी
बनर्जी जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई थी उसको वो कहीं ना कहीं डिलीवर करने में विफल भी रही हैं, तो उसकी एक नाराजगी लोगों में भी है। अब सवाल ये उठता है कि उस गैप को भरेगा कौन। बिल्कुल। अब ममता बनर्जी कहीं ना कहीं हिंसा के थ्रू, या जैसे आप देखिए कि वहां पे सीपीएम के काफी सारा कैडर जो है उसने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और वो एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं जिसमें कि उनका बहुत बड़ा मुद्दा होता है वायलेंस का सहारा लेना, वोटर्स में डर पैदा करना, या फिर दूसरे पॉलिटिकल कैडर्स को इस तरीके से टेरराइज करना कि या तो उस पार्टी के समर्थन में ना है या अगर समर्थन में है तो हट जाएं। तो कहीं ना कहीं आज जो हमने देखा है वो ममता बनर्जी या टीएमसी की उसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक रिफ्लेक्शन है। और अभी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी अभी बोला है कि बंगाल की प्रेजेंट हालत वैसी है जैसे 15 साल पहले बिहार की हालत थी। तो अपने आप में एक्सप्लेन करने के लिए काफी है कि बंगाल की स्थिति वाकई में जो पॉलिटिकल कंडीशन इस समय चल रही है वो अलार्मिंग है, और वहां पे जिस तरीके की वायलेंस करके अपोजिट पार्टी को भड़काया या डराया जा रहा है, ये निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सैयद यासिर जिलानी साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हमने देखा है जिस तरीके से मैडम ने भी जिक्र किया कि पंचायत के जो इलेक्शन हुए थे, इंतखाब हुए थे, उसके अंदर भी हमने देखा था कि किस तरीके से तशद्दुद किया गया था। एक बार फिर से यहाँ पर किया गया था। बीजेपी के लिए बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, बीजेपी के लिए बंगाल ही नहीं, बीजेपी के लिए पूरा भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम तमाम रियासतों में चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम जितने भी राज्य हैं वहाँ पे। खास करके देखिए बंगाल में क्या है कि बंगाल में इस वक्त बदलाव की एक हवा चल रही है। बंगाल के अंदर 42 सीट है, यकीन माने कि इस बार 20 से 22 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। ये बहुत सुनने में तो थोड़ा सा किसी को भी अजीब लगेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है। वहाँ पे बहुत तंग हैं लोग। उन्होंने पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत देखी, हालत बहुत खराब, कोई डेवलपमेंट जीरो है वहां पे। अच्छा, लोगों को एक ममता बनर्जी को देखते हुए ये लगा था कि बंगाल की तस्वीर बदलेंगी, बंगाल एक डिफरेंट तरीके से राज्य होगा आने वाले वक्त में। लेकिन जब कम्युनिस्ट की सरकार गई उसके बाद जो भी वायदे इन्होंने किए थे उससे वायदे को नहीं निभाया, और बद से बदतर हालात। आज आप देख रहे थे किस तरह की गूंज खुद जो मंत्री है, मौजूदा प्रत्याशी है, उनके साथ उन्होंने हाथाबाई करी है। वहां की पुलिस जो लोकल है वो टीएमसी के वर्कर की तरह काम करती है। लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराई गई एफआईआर। इलेक्शन कमीशन के जानिब से इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं सारी चीजें, लेकिन आपको ये बताएं कि जो वहां पे गुंडागर्दी हो रही है, जिस तरीके के आपकी ही अभी रिपोर्ट और रिसर्च है कि पंचायत इलेक्शन में भी जिस तरीके से लोगों को रोका जाता है, जिस तरीके से लाइव आप खुद मीडिया हाउस और मीडिया चैनल ने लाइव बॉम्ब को फेंकते हुए बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता दिखाई देते हैं बूथ पे, और आप अभी जो दिखा रहे हैं ये टीएमसी के गुंडे हैं जो मारपीट कर रहे हैं, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से पिछले एक साल में वहां पे सिलेक्टिव टारगेट करके हत्याएं की गई हैं, पॉलिटिकल हत्याएं, जो बीजेपी के वर्कर को वहां मारा गया है, उनको इसलिए मारा गया है क्योंकि वहां पे लोगों के बीच में एक नई तरीके से एक सोच उभर के सामने आई है। पहली बार बंगाल में ऐसा देखने को पिछली बार मिला जब वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आती है, और उसके बाद पिछले 5 साल में वहां पे जो काम किए गए, जो सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने काम किया, और वहां पे जो स्कीम लागू करने, बहुत सारी स्कीम जो सेंट्रल सरकार की रही, हम 106 से लेकर 126 स्कीम की बार बार बात करते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी स्कीम है, आपको जान के हैरान होगा, जो बंगाल गवर्नमेंट ने कभी अलाउ नहीं किया कि बंगाल के गरीब लोगों इसका जिक्र किया गया था कि बहुत सारी जो स्कीम्स है वो जो है अलाउ वहां पर नहीं कर पाई है। लेकिन अनुराग वर्मा जी, क्या लगता है कि ममता बनर्जी की शह मिली हुई है, या फिर ममता बनर्जी का अपने कारकुनों पर, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रह गया है, और या फिर वो शह दे रही है कि भाई आप ऐसा कीजिएगा? देखिए, अगर आप टीएमसी का जो कार्यशैली है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो कार्यशैली है उसमें आपको थोड़ी बहुत समानता मिलेगी, पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत समानता मिलेगी। जब आप पार्टी ही इस तरह के लोगों की बनाते हैं और उसी विचारधारा के आधार पे आप लोग जुड़ते हैं, उसके बाद समस्या ये होती है, जब आप विपक्ष में है तो ठीक है, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, इस तरह से बातचीत चल जाती है कि भाई हम तो, हमारे ऊपर अगर हमने प्रदर्शन किया, हमने तोड़फोड़ की, तो हम तो जी आंदोलन कर रहे हैं, हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जब आप सरकार में आते हो तब स्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि
जो कैडर है वो तो वही है ना, जी। कि जो आपने उस तरह के एलिमेंट्स को लेके पार्टी के गठन किया है। तो जब वो सरकार में आते हैं तो उनको वो समझना मुश्किल हो जाता है कि अब वो आंदोलनकारी या सड़क पे पथराव करने वाले या सड़क पे लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं है, वो सरकार है, उनकी जवाबदेही है। तो जब कैडर ये सब करने लगता है तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाती है। और कहीं ना कहीं अब सरकार की भी जिम्मेदारी, क्योंकि कैडर आप ही ने तो बनाया है ये, तो आपने उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उनको भी पता है कि सरकार उनको प्रोटेक्ट करेगी। जब उनको सरकार प्रोटेक्ट करेगी तो उनको उससे शय मिलती है। ये दोनों पार्टियों का कुछ हद तक एक ही तरह का स्वभाव मुझे देखने को मिलता है। ठीक है विजय जी, क्योंकि वजीर आजम मोदी का आज हमने बयान सुना और उन्होंने कहा कि कम से कम 40 एमएलए उनके राब्ते में हैं, संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। इससे क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी हर ऐसी घटना का विरोध करती है जो लोकतंत्र के खिलाफ है। चुनावी हिंसा बहुत गलत है, नहीं होनी चाहिए और सभी देशवासियों को इस बात के प्रयास करने चाहिए कि इस तरह की घटनाएं कभी भी सामने ना आ सकें। जहां तक पश्चिम बंगाल के खराब हालात की बात है तो मैं मानता हूं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार हैं। आप देखिए किस तरह की बात करते हैं वो जनसभा में। आपके 40 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, ममता दीदी आप बच नहीं पाएंगी, क्या करेंगे आप? मतलब आप सरेआम धमकी दे रहे हैं कि जी या तो हमारे हिसाब से चलिए, नहीं तो आपकी सरकार को हम तोड़ देंगे पश्चिम बंगाल में। ये धमकी भरी भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी आपको शोभा नहीं देता। आपको बात करनी चाहिए थी आप इस देश को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे, आप इस देश में विकास कैसे करेंगे, जो पिछली बार आपने वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे कर पाए। आज कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। किसके खिलाफ? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। किस लिए खटखटाना पड़ा? कि उनको जो हमने शिकायतें दी कि ये सैनिकों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सैनिकों के नाम पर किस तरह से इन्होंने राजनीति को एक व्यवसाय बनाकर उसका दोहन ये कर रहे हैं सैनिकों के नाम का, उसका बहुत बड़ा नुकसान देश को हो रहा है और इलेक्शन कमीशन उस पर कोई कार्रवाई नहीं बिल्कुल। इसके ऊपर मैं रिएक्शन लूंगा, जिलानी साहब से इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है कि मगरबी बंगाल को लेकर लगातार जो कि तनाजा है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन अमित रैना साहब, सवाल ये भी उठता है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले इलेक्शन के अंदर जितने भी अभी तक फेजेस हुए हैं उन सभी के अंदर यहां पर तशद्दुद हुआ है। आज फिर कुछ ऐसी खबर आई है। क्या जो लेफ्ट की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, क्या उसी राह के ऊपर अब चलती हुई नजर आ रही है ममता भी? देखिए, अभी पिछले डिस्कशन में हम कश्मीर की बात कर रहे थे और दहशत की बात कर रहे थे जी। और कश्मीर में जहां दहशतगर्दी है जी, आज कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, शांति चाहे कम नंबरों से हुआ, पीसफुल हुआ जी। और पंजाब, ये वेस्ट बंगाल में देखिए दहशतगर्दी खुलेआम चल रही है जी। ममता बनर्जी ने सीपीआईएम के दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा जी, मगर बदकिस्मती से उन्होंने उनसे वही लिया जिसके खिलाफ वो जिंदगी भर लड़ती रही और वही काडर आया, वही सोच आई और जो उनको जो जिस चीज के खिलाफ वो लड़ रही थी वही वो रोक नहीं पाई। वो उन्होंने अपने अंदर इम्बाइब कर ली है, अपने अंदर ले ली है। और बड़ी दर्दनाक और खतरनाक बात है, हर बार इलेक्शन का जो भी फेज आता है जिसमें वेस्ट बंगाल होता है, आपको दहशतगर्दी की खबरें मिलती हैं और ये एक अच्छी बात नहीं है। जहां ममता जी डेमोक्रेसी की बात करती हैं, लोगों के हक की बात करती हैं, वहां पे अगर आप लोगों को डरा के जी वोटिंग करवाएं, उनको उनका मत ना करने दें, सही मत ना करने दें। वो परफ्यूम की बात मैं पढ़ रहा था कहीं आज कि किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टीएमसी वालों ने परफ्यूम लगा रखा था अपने बटन पे, इत्र लगा रखा था और वो बाहर आके उंगलियां सूंघते थे कि आपने टीएमसी पे इत्र स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसी हरकतें जिस देश में होंगी, जिस राज्य में होंगी, तो ये सही बात नहीं है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सीमा सिंह, क्योंकि जाहिर तौर पर हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, इसलिए क्योंकि सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा है कि वेस्ट बंगाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। उत्तर प्रदेश की हमने बात कर ली है, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर हमने देखा है क्या ममता बनर्जी को खौफ है, डर है? क्योंकि हमने देखा था कि जब यहाँ पर रैली करने के लिए अमित शाह आने वाले थे, उनकी यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के सीएम है उनका हेलीकॉप्टर उतरने की इजाज़त नहीं दी जाती है। क्या एक खौफ है कि हाँ भाई अगर ये लोग यहाँ पर आ गए तो उनका जो एक किला है वो ढह जाएगा?
देखिए, खौफ तो ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दिखाई देता है। जिस तरीके से उन्होंने कभी योगी जी को, कभी पीएम को, कभी किसी और की हेलीकॉप्टर को उतरने से रोका। पहली बात तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अपने यहाँ रैली करने से रोक नहीं सकते हो। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी का ओवरऑल एटीट्यूड जो है वो काफी कुछ डिक्टेटर टाइप का उनका एटीट्यूड रहा है। तीसरी यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने देखा था महागठबंधन की पहली रैली जो है वो बंगाल में हुई थी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बंगाल की 42 सीटें ममता बनर्जी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, महागठबंधन अगर ऐसा होता है कि महागठबंधन का कोई भी सिनेरियो बनता है तो ये बंगाल की 42 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इसका पूरा का पूरा अंदाजा खुद ममता बनर्जी को है। इसीलिए ममता बनर्जी 42 सीटों में मैक्सिमम सीटों पे किसी न किसी तरीके से, इस तरीके से उस तरीके से, सही या गलत तरीके से मैक्सिमम सीटें वो टीएमसी के कैप्चर में रखना चाहती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में वो पीएमशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकती हैं। तीसरी बात यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने अभी डेवलपमेंट की बात करी, वो बात तो एक महत्वपूर्ण बात है ही है। बांग्लादेशियों का जो इन्फिल्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में बढ़ा है, उसने कहीं ना कहीं न केवल वहां पे डेमोग्राफी को चेंज किया है बल्कि लोकल पॉलिटिक्स को भी चेंज किया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बीजेपी ने अपना इन्फ्लुएंस बंगाल में बढ़ाया तो ममता बनर्जी ने अचानक वहां पे वो दुर्गा पूजा करने लगती हैं, अचानक वो अपने आप को एक न्यूट्रल फेस दिखाने लगती हैं कि आई एम नॉट प्रो मुस्लिम बट आई एम ऑल्सो प्रो हिंदू। तो ये जो उन्होंने शिफ्ट मारा है, ये अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी जगी है, और ये उन्हीं की इनसिक्योरिटी है जो टॉप टू बॉटम परकोलेट हो रही है। और टीएमसी के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे हिंसा करके लोगों को डरवा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा कि इत्र डाल के सूंघा जा रहा है कि तुमने टीएमसी को ही वोट दिया या किसी और को। ये एक नया तरीका है जमहूरियत के अंदर। लेकिन जो कि कौशिक साहब ने सवाल पूछा था उसका मैं जवाब जहां पर जिलानी साहब से लेना चाहूंगा। जिलानी साहब, जो वजीर आजम का बयान आया है उसके बाद जिस तरीके से प्रतिक्रिया कांग्रेस की जानिब से दी गई है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये नैतिकता की बात कर ही नहीं सकते कांग्रेस के लोग। ये तो इनके पास ये मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन लोग हैं। बिल पे सारे इनके नेता हैं। और उसके बाद अभी कोर्ट ने फटकार किस तरीके से लगाई जब ये अनर्गल बातें, जो एक इनका नारा है जो ये बार बार हर रैली में कह रहे थे, कैसे इनको मुंह की खानी पड़ी। ये भारत के जनमानस जो 1.25 अरब हैं वो देख रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वोटिंग भी पड़ रही है। लोग वोट भी जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो हमारे सामने 2023 में आ जाएगा। लेकिन मैं अभी बताता हूं कि बीजेपी दोबारा बहुत अच्छे तरीके से सरकार बना रही है, और सिर्फ इनके बोलने की वजह से। ये जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं। आप बताइए कि कभी ये एक इनका एक जो सबसे बड़ा मुद्दा ये लेके आए, न्याय पे हम लोगों ने जब इनसे पूछा कि आप आखिर जो भारत का इस वक्त का मौजूदा बजट है वो ऑलमोस्ट अगर सारी रियासत को मिला दें तो 60 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ के आसपास है, नहीं तो 28.5 के आसपास लाख करोड़ का है। अब उसमें न्याय में अगर ये जो 72,000 देने की बात कर रहे हैं, और आपको भी मालूम है, तमाम लोग यहाँ बैठे उनको मालूम है कि सारे एलोकेशन जो एलोकेट किए जाते हैं, जो बजट, वो पहले से सब बना है कि कौन से मिनिस्ट्री में कहाँ किस तरीके कितने पैसे जाने हैं, कहाँ क्या खर्च करना है, कैसे भारत को चलाना है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कांग्रेस से जब भी ये पूछा गया कि भाई आप ये 72,000 कहाँ से लाएंगे, इन्होंने जवाब नहीं दिया, और ये उसको तुरुप का इक्का मान के चल रहे हैं। जबकि भारत के जो नौजवान है वो बेवकूफ तो है नहीं। आपने नहीं, मैं इसमें जोड़ दूं 30 सेकंड में कि आपके ही पार्टी के जो कद्दावर नेता रहे हैं शुरू से 71 से, गरीबी हटाओ का जो नारा उन लोगों ने दिया, आप पहले दादी साहिबा ने दिया तब नहीं खत्म हुआ, फिर इनके फादर साहब ने दिया तब खत्म नहीं हुआ, और अब खुद राहुल गांधी साहब दे रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे। लेकिन कहां गरीबी हटाई आप? ठीक है, आपने 55 साल हुकूमत करी, एक ही परिवार के लोगों के पास भारत की हुकूमत रही। जवाब जान लेते हैं जी कौशिक साहब। सबसे पहले तो हमारे इन भाई साहब ने एक बात साबित कर दी। इनका कहने का अर्थ यह है कि भाजपा अगर जिंदा है तो केवल कांग्रेस के कारण जिंदा है। रही बात कांग्रेस के नेताओं की, तो कांग्रेस के नेताओं को हमेशा जनता का इतना असीम प्यार और स्नेह मिला कि लगातार कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री के रूप में चुनती रही, और हमारे कई प्रधानमंत्री मरते दम तक प्रधानमंत्री रहे। इनके नेताओं को तो दोबारा मौका ही नहीं दिया, चाहे वो अटल बिहारी जी वाजपेयी हों और चाहे अब मोदी जी हों, इनको भी दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जमीनी लेवल पर कोई काम नहीं किया है। जब ये विपक्ष में थे तो कांग्रेस जिन योजनाओं को लाती थी उनका विरोध करती थी। सत्ता में आते ही इन्होंने कांग्रेस की उन्हीं चीजों को स्वीकार किया जिन
इनका ये विरोध करते थे, आधार कार्ड का विरोध करते थे, 49% FDI का विरोध करते थे, आज 100% FDI लागू कर दी। आप देखिए हर चीज ये कांग्रेस के रहमो करम पर जिंदा है, अगर सही मायने में पूछे तो। इनके पास ना अपनी कोई योजना इन्होंने लागू की। नोटबंदी पूरी तरह से फेलियर रही, देश का सबसे बड़ा घोटाला है और देश को बड़ा भारी उससे नुकसान हुआ। इसके अलावा बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज्यादा फैली है। इसके अलावा प्रदूषण की बात हम करें, 2017 में 12 लाख लोगों की मौत प्रदूषण के कारण हुई भारत के अंदर। 2018 में इनमें 2 लाख और लोग प्लस हो गए और इस बार 2 लाख से ज्यादा ही प्लस होंगे, 3 लाख के करीब। अब इनका मैं टोटल सिस्टम दिखाता हूं कि देखिए मोदी जी कहते हैं कि जी हम बीमारियों पर कंट्रोल कर रहे हैं। इनके जो चेले चपाटे बाबा जो हैं, जो छदम एक तरीके से राष्ट्रवादी बनकर बात करते हैं, वो लोग जो बीजेपी का प्रचार करते हैं, वो कहते हैं जी, कोई कहता है बाबा कि जी 50 करोड़ लोगों को मैंने ठीक कर दिया, कोई कहता है 20 करोड़ लोगों को मैंने ठीक कर दिया, कोई कहता है 10 करोड़ लोगों को, जबकि हकीकत यह है कि हर अस्पताल के आगे जो है बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं हर तरह से, रोजगार से, रोटी से, स्वास्थ्य से, और इस सरकार कोई सुध नहीं ले रही। और ये जो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने पिछले दिनों उनका भाषण सुना, उन्होंने कहा 70 साल कांग्रेस ने लूटा, 70 साल राज ही नहीं रहा कांग्रेस का। आप ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? सरकार रही, प्रधानमंत्री जी ने कहा कांग्रेस का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि वो समझ ही नहीं पाए। योजना उन्होंने खुद तैयार की। आपने भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला मैं। एक हुकूमत में कांग्रेस सरकार करना चाह रहा था, आप बोल रहे हैं 49 वर्ष रहा है। तो आप कहते हैं कि जो अस्पताल 49 वर्ष में नहीं बने वो 4 वर्ष में बन जाने चाहिए थे, और आप ये भी कह रहे हैं कि बड़ी हैरानी की बात है। सहयोगी मैं कह रहा हूं जमीनी लेवल पर कोई तो देखिए आपके बीच में बोला, अभी आप आयुष्मान योजना का जिक्र कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री बता दीजिएगा, आप कह रहे हैं कि 12 लाख लोग प्रदूषण से मरे, तो वो 4 जितनी भी फैक्ट्रियां बनी प्रदूषण की पिछले 4 साल में ही बनी, उससे पहले नहीं बनी थी कोई। अब आप जवाब आपको बहुत जवाब ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आयुष्मान योजना उन्होंने खुद तैयार की, उनके दिल में बड़ा दर्द था, कई कविताएं भी उन्होंने सुना दी और कहा कि आयुष्मान योजना उन्होंने बनाई। उन्होंने सरासर झूठ बोला, क्योंकि ये जो आयुष्मान योजना है ये केवल जो निजी बीमा कंपनियां हैं, निजी प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको फायदा पहुंचाने का एक सबसे बड़ा माध्यम है और देश का बहुत बड़ा नुकसान इससे हो रहा है। जो प्रथम लाभार्थी बनाई गई थी एक करिश्मा नाम की बच्ची जो कि करनाल की थी, उसको भी इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिल पाया। जो वहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेज था वहां पर उसे एडमिट करने से इनकार कर दिया गया था। जमीनी स्तर पर इनकी योजनाओं के ये हाल है। तो आप इन्होंने सुनिए लाखों लोगों से गैस सिलेंडर की सब्सिडी छुड़वा दी कि देखिए जी ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, लोगों ने छोड़ दी। आज जो है जो बगैर सब्सिडी के सिलेंडर है उसके रेट देखिए आप। कांग्रेस शासन वो बातें हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ हर तरह से देश को लूटा जा रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा बदले में कुछ भी, ना शुद्ध हवा मिल रही है, ना पानी मिल रही है। ठीक है, मैं कहता हूं कि चलो कांग्रेस सरकार की कुछ कमियां रही, हमको हटा दिया जनता ने। ठीक है, आपको तो कुछ करके दिखाना चाहिए था, क्यों आप देश को बर्बादी की तरफ। ठीक है, इसका जवाब मैं चाहूंगा जिलानी साहब से, लेकिन अनुराग साहब एक चीज आप मैं समझना चाहूंगा इस वक्त कि ममता बनर्जी का एक बयान हम सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा था, जब अभी एक यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू हुआ था उसमें ये कहा गया था कि भाई ममता बनर्जी की जो है हमको मिठाइयाँ भेजती हैं, जो है सामान भेजा जाता है। तो उसके बाद ममता बनर्जी की जो एक बयान आया वो बेहद ज़्यादा शर्मनाक था और उसमें ये था कि मिठाई हम भेजेंगे लेकिन मिट्टी की बनी हुई और कंकड़ पत्थर वाली। वो क्या चीज़ दर्शाती है? देखिए, एक चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जो राजनीतिक दल और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इस तरह से बातें मंच पे या टीवी चैनलों पे एक दूसरे के विरोध में करते हैं, वो रियल लाइफ में, और ये हमारे डेमोक्रेसी की अच्छाई भी है, मैं इसको अच्छाई के तौर पे लूंगा कि विचारधारा की, मतलब ये पिछले कुछ दिनों से ये खत्म हुई है, काफी हद तक कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी इतनी है कि कोई आपसी पर्सनल शत्रुता किसी की जो है, व्यक्तिगत शत्रुता किसी की आपस में कोई नहीं है। पार्लियामेंट में आप देखेंगे, पार्लियामेंट के बाहर आप देखेंगे कि लोग आपस में बहुत अच्छे संबंध एंजॉय करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने उसी का एक छोटा सा उदाहरण दिया था और ये सच्चाई है, हम लोगों ने पार्लियामेंट वगैरह में सब कुछ दिखता है। लेकिन वो एक मैसेज गलत चला गया जो ममता बनर्जी को सूट नहीं करता था, और नरेंद्र मोदी जी ने भी शायद इसीलिए दिया था कि
जो बहुत ही ज्यादा एग्रेशन ममता बनर्जी जो दिखा के वो वोटर्स को दिखाना चाहती थी कि हम बहुत ज्यादा बीजेपी के अगेंस्ट, क्योंकि वहां पे क्या हुआ है वेस्ट बंगाल में, एकदम आमने सामने की लड़ाई हो गई और ममता बनर्जी को दिख रहा है कि लॉस उन्हीं का होना है। जब मैक्सिमम सीट्स उनके पास है तो लॉस भी उन्हीं का होना है। वो उस नंबर को रिटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से उनको ये मैसेज दिया गया कि नहीं जी पीछे से तो हम लोग दोस्त हैं, वो उनको अपने वोटर की तरफ से एक असुरक्षा हुई और उन्होंने इस तरह का बिल्कुल इनसिक्योरिटी फील हुई होगी और इसी वजह से ये बयान दिया गया है। मैं फिर से लौटूंगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या हिंसा या तशद्दुद इन सब चीजों का आखिरी हल है, क्योंकि लगातार मगरिबी बंगाल के अंदर जिस तरह से तशद्दुद बढ़ता चला जा रहा है, क्या वो आखिरी रास्ता है? पूरा अमन तरीके से क्या वोटिंग नहीं हो सकती है और कोई भी इसकी सिक्योरिटी या फिर इसके साथ में सहमति के अंदर नहीं आएगा? क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी इंतखाबात होते हैं तो सबसे ज्यादा जो खबरें हैं वो मगरिबी बंगाल से आती है। आखिर इसके पीछे और क्या वजूहात है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।